हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आइजा ब्रिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बायोलॉजी का जो पेपर आएगा आप लोगों का 9th क्लास का, ठीक है, एग्ज़ाम में बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा इसमें, तो उसमें किस टाइप का पेपर आएगा, उसकी मतलब उसको मतलब किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, उसका पैटर्न क्या होगा और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चंस भी देख लीजिएगा। उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर ये ना आए तो इसकी जगह कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है पर्चा बायोलॉजी जमात नहम, ठीक है, हिस्सा मारूजी, यानी ऑब्जेक्टिव, ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फिलहाल है। उसके बाद वक्त बताया गया है 15 मिनट्स, ठीक है, यानी ओनली 15 मिनट्स में आप लोगों ने MCQs करने होंगे। हिस्सा मारूजी जो है वो करना होगा। और कुल नंबर जो हैं यानी आपके जो मार्क्स हैं वो बताए गए हैं 12, ठीक है। तो 12 मार्क्स का आपका आपके होंगे MCQs, ठीक है। तो नोट पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर नोट लिखा हुआ है, हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D दिए गए हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है सवाल, जैसे कि पहला लिखा हुआ है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज, और इसके जवाब में ऑप्शन ए लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन बी लिखा हुआ है, ऑप्शन सी लिखा हुआ है और फिर ऑप्शन डी लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे हैं जवाबी कॉपी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतल्लिका दायरा को मार्कर या पेन से भर दीजिए। अब इस बात को किस तरह से डिफाइन करना है मैं आपको बताती हूँ। वो कह रहे हैं जवाबी कॉपी पर, ठीक है, जवाबी कॉपी वो साथ देंगे आप लोगों को, मैं आपको दिखाती हूँ, वो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर शीट, डेट, डेट लिखा हुआ है, ठीक है, डी मीन्स की डेट, ठीक है, एम मीन्स मंथ और वाई मीन्स ईयर, ठीक है। आपने इन ब्लॉक्स के अंदर लिखना होगा। उसके बाद रोल नंबर अपना आपने ब्लॉक्स के अंदर फिल करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका रोल नंबर है 1 2 3 4, तो सबसे पहले पहली लाइन में आप 1 को फिल करेंगे, दूसरी लाइन में 2 को, तीसरी लाइन में 3 को और चौथी लाइन में 4 को। फिर आगे अगर 5 और 6 है तो 5 और 6, मतलब इस तरह से आपने रोल नंबर को फिल करना होगा। उसके बाद पेपर कोड आप लोगों को बता दिया जाता है कि आपका पेपर कोड ये है, तो आपने उस हिसाब से यहाँ पे पेपर कोड पहले लिख लेना है और उसके बाद नीचे फिल भी करना है साथ में, ठीक है। ये तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर इस्तेमाल करने की इजाज़त है, ठीक है। आपने सिर्फ नीले या ब्लू या ब्लैक पेन या मार्कर इस्तेमाल करना होगा, यूज़ करना होगा, ठीक है। अगला लिखा हुआ है इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो और स्याही दायरे से बाहर ना निकले, ठीक है। बिल्कुल भी स्याही जो है आपकी जो इंक है वो इस सर्कल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए जिसको भी आप फिल करेंगे, ठीक है, और पूरा वो फिल हुआ होना चाहिए। मसलन सही गलत या गलत, ठीक है, या गलत भी नहीं होना चाहिए और सही भी नहीं होना चाहिए। उसके मतलब गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद है कागज़ को मोड़ना या स्टेपल करना मना है। आपने कागज़ को हरगिज़ यानी जो भी पेपर दिया जाएगा उसको हरगिज़ फोल्ड नहीं करना और ना ही आपने स्टेपल वगैरह करना है, ठीक है। वो आप लोगों को खुद ही जो कैंडिडेट्स होंगे मतलब जो एग्जामिनर्स होंगे वहाँ पे जो ड्यूटी दे रहे होंगे वो आप लोगों के खुद ही कर देंगे, ठीक है। अगला है दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर और पेपर कोड लिखिए। यहाँ पे बताया गया है रोल नंबर और पेपर कोड आपने यहाँ यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बताया गया है कि ऊपर नीचे दिए गए दायरों को इस तरह पुर करें कि हर खाने में एक हिस्सा आए। अब ये तो आप लोगों को जो मैंने बात पहले समझाई है वही है, ठीक है। मैं यानी कि आपने हर लाइन में से सिर्फ एक ही वर्ड को सर्कल करना है और वही वर्ड ऊपर लिखा हुआ मतलब वर्ड को के सर्कल को फिल करना है और वही वर्ड ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब अगला नोट है, एक से ज़्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब रोल नंबर पेपर कोड गलत तस्वीर होगा जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। अगर आपने रोल नंबर या पेपर कोड गलती से भी एक भी सर्कल गलत फिल कर दिया, ठीक है, तो आप लोगों का वो पूरा का पूरा पेपर गलत हो जाएगा और उसकी ज़िम्मेदारी आप पे होगी, ठीक है, किसी और पे नहीं। उसके बाद अब यहाँ से मैं आप लोगों को MCQs का बताने लगी थी। तो वो जो वहाँ पे लिखा हुआ था पीछे पेज टर्न किया था तो वो ये लिखा हुआ था कि आप लोगों को ये बताया गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फर्स्ट MCQs है, उसका आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। यहाँ से मैं आप लोगों को पीछे से दिखाती हूँ। ये फर्स्ट MCQs है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है। अब मॉर्फोलॉजी ऑप्शन ए है, सेकंड ऑप्शन है एनाटॉमी,
थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी एंड डी ऑप्शन है फिजियोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज स्टडीड, मतलब कि क्या कहलाती है वो, इंटरनल स्ट्रक्चर किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी में, हिस्टोलॉजी में या फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी में हमारे पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है, तो इसका मतलब एनाटॉमी वाला ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे एमसीक्यूज बी यानी ऑप्शन बी करेक्ट था, तो फर्स्ट एमसीक्यूज का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये बबल बी जो बनी हुई है, ठीक है, आपने इसको फिल करना है और इतना अच्छे से फिल करना है कि ना इस सर्कल से बाहर आए आपकी जो इंक है, और ना ही इस सर्कल के अंदर कोई जगह खाली रहे, ठीक है, प्रॉपरली फिल कर देना है, ठीक है। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ। अब पेन से यहाँ पे करना है तो मैं आपको पेन से फिल करके दिखा देती हूँ। यानी आपने बिल्कुल इसके एग्जैक्ट अंदर अंदर फिल करना है, ज़रा भी बाहर नहीं आनी चाहिए इंक आपकी, ठीक है, और अंदर वाली भी हर जगह पूरी हुई हुई हो, ठीक है, फिल हुई हुई हो। अब ऐसे ही अगला आपके पास जो है एमसीक्यूज, वो है द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, यानी ह्यूमन बीइंग यानी इंसान का, यहाँ पे उर्दू में भी लिखा होता है, आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, इंसान का साइंसी नाम क्या है, यानी कि साइंस के तौर पे इंसान को क्या नाम दिया गया है। अब उसका आंसर बताना है। पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, जैसे कि फर्स्ट आपके पास एमसीक्यूज था, ठीक है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी है क्या है, एनाटमी। अभी मैंने आंसर बताया आप लोगों को। ये ज़रूरी नहीं कि पेपर में यही वाला एमसीक्यूज आए, ये बदल के आ सकता है, बट आएगा इसी टाइप का। यानी अब आपने पढ़ लिया, ये आपको किस तरह क्या अंदाज़ा हुआ है कि ये किसके बारे में होगा, इनके आप ऑप्शन ही देख लें। तो ये सारे ऑप्शंस में बायो की ब्रांचेस यानी बायोलॉजी की ब्रांचेस के नेम लिखे हुए हैं, इट्स मीन के बायोलॉजी की ब्रांचेस के मुतालिक आपका पहला एमसीक्यूज आएगा। अब जैसे कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज, ऐसे आ सकते हैं द स्टडी ऑफ एनीथिंग, मतलब कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, तो आपने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना होगा। तो इसका मतलब है पहला एमसीक्यूज आप लोगों को पता चल गया कि आपको चैप्टर 1 से आएगा और ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी में से आएगा, तो आप लोगों ने वहाँ से प्रिपेयर करना है फर्स्ट एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज, इंसान का साइंसी नाम है, साइंसी नाम क्या है या है, तो इंसान का साइंसी नेम क्या है। अब ये थर्ड चैप्टर में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या। पहले मैं आप लोगों को ये डिफाइन कर देती हूँ, यानी कि वो एक ऐसा मेथड है जिसमें तमाम किस्म के जानदार, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंसी नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये नेम दिया था कोरालस लीनाइस ने, ठीक है, लीनियस ने। उसने सबसे पहले ये साइंटिफिक नेम्स का मतलब कि रखा था कि हम साइंटिफिक नेम्स दे रहे हैं, ठीक है, नोमेनक्लेचर उसी की वजह से सबसे पहले क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम अब ह्यूमन बींग्स आपका आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो है होमो सैपियंस, ठीक है। होमो क्या है, उनका जेनस नेम है, और सैपियंस क्या है, उनका स्पीशी नेम है, ठीक है। अगला है रोसो इंडिका, ठीक है। अब ये ऑप्शन ए में था होमो सैपियंस, ये करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं, रोसा इंडिका। ये अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि मतलब आप लोगों की बुक में ये नहीं था कि ये किसका साइंटिफिक नेम है। अब ऑप्शन सी में है एलियम सीपा। एलियम सीपा आप लोगों ने पढ़ा है, एलियम सीपा किसका नेम है, एलियम सीपा नेम होता है ऑनियन का, ठीक है, साइंटिफिक नेम होता है ऑनियन का। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के मुताबिक ये नेम दिया गया था ऑनियन को। अगला ऑप्शन डी है पीसम सैटिवम। पीसम सैटिवम जो नेम है ये नेम होता है पी प्लांट का, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी थर्ड चैप्टर में बायो के। उसके बाद ये, हाँ, आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अब यहाँ पे इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, आप लोगों को पता चल गया, तो आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज को टर्न करेंगे और वहाँ से ऑप्शन ए वाली जो बबल है उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। अब इसका थर्ड पढ़ लेते हैं एमसीक्यूज। थर्ड आप लोगों ने यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना, आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट बेटर यह है कि आप यहाँ पे फिल करके टाइम वेस्ट ना करें, बिकॉज आपके पास ओनली 15 मिनट्स होंगे। 15 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों ने सारे के सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब इसकी जगह भी इस तरह जैसे अभी आया साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की जगह किसी और चीज़ का साइंटिफिक नेम आ सकता है, जैसे लाइक मैंने अभी आप लोगों को बताया ऑनियन का, द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑनियन, द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट, ठीक है, ऐसे आ सकते हैं। ये ज़्यादातर कॉमनली ह्यूमन या फिर पी प्लांट का आएगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। अब अगला एमसीक्यूज है, अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़।
साइंटिफिक थ्योरी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस को साइंटिफिक थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है आप लोग। अब इसमें कह रहे हैं कि उसमें नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक साइंटिफिक थ्योरी में। इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट नहीं की जाती, इसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता, यानी इसे आप झुटला नहीं सकते। क्या ये प्रॉपर्टी थी, आप लोगों ने पढ़ी थी हाइपोथेसिस में? नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं थी हर टेस्ट, ठीक है। अब अगला ऑप्शन बी है, इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, ठीक है। इसे हतमी तौर पर साबित किया गया है। क्या एक हाइपोथेसिस को हतमी तौर पर साबित किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि एक जब हाइपोथेसिस निकालते हैं तो उसको हम मतलब रिजेक्ट हो सकती है वो हाइपोथेसिस, उसकी प्रॉपर्टीज़ में हमने ये पढ़ा था। अब अगला है, इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस। यस, इट एग्रीज विद अवेलेबल एविडेंस, यानी अवेलेबल ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने वहाँ पे वर्ड पढ़ा होगा। ऑब्जर्वेशन यानी कि जो आपने ऑब्जर्वेशन यानी आपका जो मुशाहिदा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये तमाम सबूतों से मुत्तफिक होती है, ठीक है। ये तमाम मुशाहिदों से मुत्तफिक होती है, एक ही बात हुई, ठीक है। इट्स मीन का ऑप्शन सी आप लोगों के पास करेक्ट है कि ये तमाम एविडेंस से मतलब कि ये तमाम एविडेंस से एग्री होती है जो अवेलेबल होते हैं आपके पास, ठीक है। वो क्या चीज़, साइंटिफिक थ्योरी। तो साइंटिफिक थ्योरी की एक प्रॉपर्टी ये है। अब देखते हैं क्या पता कोई और भी प्रॉपर्टी निकल आए तो उसमें से जो बेटर होगी, ज़्यादा मतलब आप लोगों को लगेगी, तो आपने उस पर करेक्ट ऑप्शन देना है। अगले ऑप्शन डी है, इट डज़ नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन द लाइट ऑफ न्यू एविडेंस, ठीक है। नए सबूत मिलने पर भी इसमें तब्दीली नहीं की जा सकती, ऐसा तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, इट कैन बी रिजेक्टेड एंड मतलब कि अगर ये ठीक ना हो तो इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। हरगिज़ ये हतमी तौर पर नहीं बताया जाता कि ये मतलब कि फ़ाइनल नहीं होता कि भाई फ़ाइनल है, ये तो सच सच ही है, क्योंकि इसको दोबारा हम प्रूव करना चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से आप बबल शीट निकालेंगे और बबल शीट पे ऑप्शन सी फिल कर देंगे, बट इसकी जगह आपके पास कोई और एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। इस इन जो ऑप्शंस दिए गए इसकी जगह कुछ और ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी लिखा गया है, तो साइंटिफिक थ्योरी की जगह यहाँ पे कुछ भी लिखा जा सकता है, जैसे कि हाइपोथेसिस लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हाइपोथेसिस की जगह हाइपोथेसिस यहाँ पे आ जाए तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के ऑप्शंस आ गए तो आपने उनको फिल कर देना है। अब अगला जो है फोर्थ एमसीक्यूज वो है, बैक्टीरिया आर असाइन टू द किंगडम। बैक्टीरिया बैक्टीरिया को कौन से किंगडम में शामिल किया जाता है। अब बैक्टीरिया कौन से किंगडम में होते हैं, फंजाई में, ठीक है। फंजाई में बैक्टीरिया होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी चैप्टर 3 से ही आया हुआ है। 5 किंगडम्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। बैक्टीरिया एग्जाम्पल मतलब बताई होगी, जैसे कि फिंजाई किंगडम था उसमें आपको एग्जाम्पल्स बताई होंगी, तो उसमें होगा बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, एक फंजाई है, फंजाई किंगडम से रिलेशन रखता है ये, ठीक है। इसकी जगह कुछ और आ सकता है कि बैक्टीरिया की जगह आ सकता है कि ह्यूमंस आर असाइन टू द किंगडम। तो ह्यूमंस कौन से किंगडम से रिलेटेड है, एनिमेलिया से, ठीक है। इसी तरह आ सकता है कि पी प्लांट इज असाइन टू द किंगडम। तो इसी तरह से आप लोगों ने बताते चला, जैसे कि पी प्लांट अब कौन से किंगडम से रिलेशन रखता है, पी प्लांट रखता है रिलेशन किंगडम प्लांटाई से, ठीक है। अब अगला एमसीक्यूज है, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ। कार्डियक मसल्स किस चीज़ की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल्स डैश की दीवारों में मौजूद होते हैं, किसकी। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 9 में, दैट द कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। कार्डियक का मतलब क्या होता है, कार्डियक का मतलब भी उसमें बताया हुआ है आपके हार्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें। कार्डियक का मतलब होता है कि रिलेटेड टू द हार्ट, यानी कि हार्ट से मुतल्लिक। तो हार्ट से मुतल्लिक कार्डियक मसल्स, तो फिर कार्डियक मसल्स क्या होंगे, हार्ट की वॉल्स में पाए जाने वाले मसल्स, ठीक है। अब अगला 6 एमसीक्यूज है, सेल मेम्ब्रेन इज़ मेनली कंपोज ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की मेनली किस चीज़ की बनी होती है, बुनियादी तौर पर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में, द सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है आपकी सेल में, सॉरी लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब अगला इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, जैसे सेल वॉल आ सकता है, ठीक है। और भी मतलब बहुत से ऑर्गेनिल्स आ सकते हैं सेल के, ठीक है। अब अगला है आपके पास एमसीक्यू 7th,
एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल इज, एक्सीडेंटल डेथ क्या होती है? जब सेल के एक्सीडेंटल अचानक तौर पर सेल की मौत किस तरह होती है, ठीक है, यानी हादसाती तौर पर सेल की मौत किस तरह होती है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये चैप्टर नंबर 5 के लास्ट पे, एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? सेल की प्रोग्राम डेथ, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ, यानी जब सेल का मतलब कि जिस तरह रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो स्पैन होता है, स्पैन ऑफ लाइफ होता है, वो ओनली 4 मंथ्स का होता है। तो 4 मंथ्स के बाद उन्होंने मरना ही मरना होता है, यानी ख़त्म होना ही होना होता है। यानी सेल की मौत 4 महीनों बाद, रेड ब्लड सेल की मौत 4 महीनों बाद लाजमी होनी होनी होती है। तो फिर वो तो प्रोग्राम सेल डेथ होगी। अब यहाँ पे ये एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स एंड एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स, यानी कि अगर आपको इंजरी हो जाए, यानी कि ज़ख़म लग जाए किसी किस्म का, तो जब आपका जब ज़ख़म लगता है तो आपके जो सेल्स होते हैं वहाँ के, वो अचानक तौर पे ख़त्म होते हैं, ठीक है, अचानक उनकी मौत होती है। और वो किस प्रोसेस से होती है, उसका नाम होता है नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस के प्रोसेस से एक्सीडेंटल सेल की डेथ होती है, ठीक है। अगला वर्ड है चियस्मेटा और फॉर्म, ठीक है। चियस्मेटा किसके दौरान फॉर्म होते हैं या बनता है, ठीक है। ये उर्दू में भी पढ़ लेते हैं। उर्दू में तो लिखा है ज़मीटा बनता है। ज़मीटा किस के दौरान बनता है? मेटाफेज 1 के दौरान बनता है, प्रोफेज 1 के दौरान, एनाफेज 1 के दौरान, या प्रोफेज 2 के दौरान। अब आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 5 में पूरा का पूरा माइटोसिस भी और मियोसिस भी, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा यकीनन मियोसिस के प्रोसेस में, प्रोफेज 1, मियोसिस 1 में जो प्रोफेज 1 होता है, उसमें क्या होता है? चियस्मेटा फॉर्म्स होते हैं। चियस्मेटा क्या होता है? एक सेल का एक दूसरे पे मतलब कि एक दूसरे के साथ पेयर्स बना लेना चियस्मेटा कहलाता है, ठीक है। तो प्रोफेस 1 के अंदर हमारे पास ये ओकर होता है। इसी तरह से जैसे 7th MCQ मैंने बताया कि एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल, इसी की जगह ये भी आ सकता है प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल, ठीक है। आप लोग वो भी रिवाइज करेंगे, मतलब कि हर MCQs आएगा इसी टाइप का, बट थोड़ा सा चेंज होके आ सकता है, ठीक है। अब जैसे कि चियास्मेटा और फॉर्म आया है, अब कुछ और भी आ सकते हैं, जैसे फ्राग्मोप्लास्ट इज फॉर्म, ठीक है। इस तरह की इस टाइप की चीज़ आएंगी ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं और फिर आप लोग ऑप्शन पे मतलब लगाएं। अब यहाँ पे नेक्स्ट MCQs है, स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम कॉल्ड। अब स्टार्च कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को ब्रेक करता है? लाइपेस एंजाइम? नहीं, लाइपेस एंजाइम तो नहीं ब्रेक करता है। पेप्सिन एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम्स तो हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं, वो स्टार्च को ब्रेक तो नहीं करते, वो तो सब कुछ मतलब करते हैं, हमारे डाइजेस्ट करते हैं सब कुछ। उसके बाद एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम को आप लोगों ने पढ़ा होगा उसमें यूजेस ऑफ एंजाइम्स में, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। तो फिर स्टार्च इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। अगला वर्ड है प्रोटीज। प्रोटीज एंजाइम भी होते हैं, ठीक है, प्रोटीज एंजाइम। अब यहाँ पे जो स्टार्च को ब्रेक करते हैं वो एंजाइम होते हैं एमाइलेज, ठीक है, एमाइलेज। इसका करेक्ट ऑप्शन है यानी सी। अब वहाँ पे आप अपनी बबल शीट पे क्या करेंगे? सी को फिल कर लेंगे। अगला है 10th MCQs, विच साइंटिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म फर्स्ट। मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म है उसका प्रोसेस का उसका कॉन्सेप्ट जो है वो इब्ने नफीस ने दिया था। इब्ने नफीस एक आपका साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। अब नेक्स्ट MCQs है द 11th MCQs है द एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल द सेल्स इज कॉल्ड। मतलब कि तमाम जो सेल्स हैं उनकी एनर्जी करेंसी, यानी कि मैं उर्दू में पढ़ के सुनाऊंगी, तमाम सेल्स की बड़ी एनर्जी करेंसी का नाम है, एनर्जी करेंसी का क्या नाम है तमाम सेल्स की? AMP, ADP, ATP और AFB। अब आप लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि द ATP इज़ द सेल्स एनर्जी करेंसी, इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल दी सेल्स, ठीक है। तो ATP इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी वाला। अब इस तरह से जैसे अब ये वाला आया नहीं, अब आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए कि 7 चैप्टर से आया, तो 7 चैप्टर में आप और भी इस टाइप के MCQs रेडी कर लें 7 चैप्टर से, क्योंकि आप लोगों को पता चल गया कि जो 11th MCQs है वो 7 चैप्टर से आया और ATP के मुतालिक आया। तो आप ATP वाले टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर लें, ठीक है। अब आपके पास 12th MCQs है द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज़। आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ आपके पास
कौन सी डिजीज़ आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, ठीक है। अब ऑप्शन ए है स्कर्वी। अब स्कर्वी आप लोगों ने चैप्टर 8 में पढ़ा होगा, विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी की डिजीज़ आप लोगों को हो जाती है, ठीक है। अब ऑप्शन बी है गोइटर। गोइटर वो डिजीज़ है जो मिनरल डेफिशिएंसी से होती है। अब मिनरल आयोडीन यहाँ पे जो वो है, आयोडीन एक मिनरल है, ठीक है। और जो गोइटर है वो कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर की डिजीज़ इंसान को लग सकती है, ठीक है। अब अगला है ऑप्शन सी मलेरिया, ठीक है। मलेरिया किसी चीज़ की डेफिशिएंसी से नहीं होता बल्कि एक स्पेसिफिक मॉस्किटो की वजह से मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। अगला है ऑप्शन डी रिकेट्स। रिकेट्स क्या है, रिकेट्स वो डिजीज़ है जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन बी यानी गोइटर करेक्ट है, बिकॉज आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ कॉज होती है वो गोइटर है, ठीक है। बट अब यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एमसीक्यूज आपके पास स्कर्वी के मुतालिक भी आ सकते हैं, ठीक है। द डिजीज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, तो आप किस पे क्लिक करेंगे, स्कर्वी पे। स्कर्वी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आया कि डिजीज़ कॉज बाय द स्पेसिफिक मॉस्किटो, ठीक है, और उसमें यही वाले सिर्फ ऑप्शंस लिखे हुए, तो फिर उसमें मलेरिया करेक्ट होगा, बिकॉज मलेरिया एक मॉस्किटो है, इसकी वजह से मलेरिया का पेशेंट हो जाता है बंदा, यानी कि मलेरिया की डिजीज़ कॉज करता है मलेरिया मॉस्किटो, ठीक है। अब अगला था रिकेट्स। अब इसी तरह आ सकता है कि द डिजीज़ कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो फिर वो क्या होगा, रिकेट्स। अब यहाँ पे आप लोगों के पास होते ही ओनली 12 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। ओनली 12 एमसीक्यूज़ होते हैं आप लोगों के पास, और 12 एमसीक्यूज़ के 12 नंबर्स ही होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कुल नंबर 12। तो टोटल नंबर्स आप लोगों के पास 12 होंगे और ओनली 15 मिनट्स के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। अब समझाने में तो मुझे ज़्यादा टाइम लग गया है, बट आप लोगों ने 15 मिनट्स के अंदर अंदर ही इनको सॉल्व करना होगा। अब इन सब के आंसर्स भी मैंने बता दिए और आप लोगों को मैंने ये भी बता दिए इनकी जगह कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, ये तो था हमारे पास हिस्सा मारूजी यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब आगे चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स उस ऑब्जेक्टिव पार्ट के बाद आता है हमारे पास ये सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। पर्चा बायोलॉजी जमात नहम हिस्सा इंशाइया। इंशाइया मीन्स सब्जेक्टिव, मीन्स कि जो इसमें आपने सिर्फ राइटिंग करनी होती है, कोई ऑप्शन करेक्ट टेक वगैरह कुछ नहीं करना होता, कोई बबल्स वगैरह फिल नहीं करने होते, ठीक है। इसके अब कुल नंबर यानी टोटल मार्क्स जो बताए गए हैं वो कितने हैं, 48 मार्क्स होंगे इसके, और 12 मार्क्स बताए गए थे आप लोगों को एमसीक्यूज़ यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर के। इसमें के 48 + 12 इज इक्वल टू 60, यानी आपके टोटल जो नंबर्स हैं बायोलॉजी के वो होंगे 60, ठीक है। उसमें आप लोगों ने ये सब कुछ करना होगा, और टाइम आप लोगों को बताया गया है वक्त 1 hour and 45 minute, मीन्स के 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट आपने इस पेपर को 1.25 घंटों में सॉल्व करना होगा, ठीक है, इन क्वेश्चन आंसर्स को। बट 15 नंबर्स का जो मार्क्स होते हैं, और सॉरी 15 जो मिनट्स दिए होते हैं वो आप लोगों को दिए जाते हैं पहले उनके लिए एमसीक्यूज़ के लिए, और एमसीक्यूज़ का पेपर 15 मिनट्स के बाद आपसे ले लिया जाता है। तो आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से करना है और सबसे पहले एमसीक्यूज़ ही रीड करें और एमसीक्यूज़ को ही सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब यहाँ पे पार्ट 1 है हिस्सा अव्वल। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अपने एनी 5 क्वेश्चंस को शॉर्ट आंसर्स देने हैं, जबकि यहाँ पे आप लोगों को 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। उसमें से आपने ओनली 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। राइट शॉर्ट आंसर्स, आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, और यहाँ पे बताया गया है 5 × 2 = 10। अब जब 5 क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं तो 5 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन का नंबर, हर क्वेश्चन के 2 नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इसी लिहाज से करना है कि हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। आप जितना सॉल्यूशन देंगे आप इतना सॉल्यूशन दें कि आप लोगों को 2 मार्क्स मिल सकें, ठीक है। मतलब कि इतना सॉल्यूशन, इतना आंसर लिखें कि आप लोगों को 2 मार्क्स मिल सकें इजीली, ठीक है। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, यानी कि 5 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के आंसर जब आप लिखेंगे तो हर आंसर का नंबर 2 होंगे। तो 2 नंबर्स आप लोगों ने हर क्वेश्चन का इतना सॉल्व करना है, इतना मतलब कि उसको राइट करना है, ब्रीफ करना है, डिस्क्राइब करना है कि उसमें से आप लोगों को 2 नंबर्स मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीशीज, राइट एन एग्जाम्पल, ठीक है। स्पीशीज क्या होती है और उसकी एग्जाम्पल लिखनी है। अब स्पीशी आप लोगों को पता है, अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। एक स्पीशी क्या होती है कि एक ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो कि इंटरब्रीडिंग के
कैपेबल हो, यानी कि जो इंटरब्रीडिंग करता हो, यानी जो खाता हो, जो मतलब कि खुद मतलब कि चाहे आसपास से खुराक जमा करता हो या फिर खुद मतलब कि खुद खुराक बनाता हो, जैसे कि इंसान है। अब हम आसपास से खुराक जमा करते हैं अपनी, ठीक है, जैसे कि हम पौधे उगाते हैं और फिर पौधों से खुराक लेते हैं, ठीक है, या फिर जानवरों का दूध पीते हैं, जानवरों के अंडे खाते हैं और जानवरों का गोश्त खाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो हमारे पास क्या हो गया, हम उसको इंटरब्रीड करते हैं और प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और साथ में वो अपनी नस्ल भी चलाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, एक स्पीशी। अब उसकी कोई एग्जांपल देनी है तो आप एग्जांपल एक ह्यूमन बीइंग भी दे सकते हैं, कि एग्जांपल देनी है तो आप इंसान है, इंसान भी एक एग्जांपल है स्पीशीज़ की, ठीक है। तो आप लोगों को पास यूँ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इसके आपको 2 नंबर्स मिल सकते हैं अगर आप ये वाली डेफिनेशन लिख दें और साथ में ये वाली ह्यूमन बीइंग्स एक एग्जांपल, एन एग्जांपल मीन्स कि एक एग्जांपल देनी है, तो आप लोग ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल दे दें इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल से क्या मुराद है। अब बायोस्फीयर लेवल वो होता है कि अर्थ का वो पार्ट जो कि ऑर्गेनिजम्स ने की कम्युनिटीज़ ने, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ जिस पार्ट पे रहती हैं, अर्थ की जिस हिस्से पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, और तो वहाँ पे उस हिस्से को मतलब जो स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और उस अर्थ के उस पार्ट पे मुख्तलिफ़ किस्म के इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, यानी कि बहुत से मतलब के इन्वायरमेंट्स, मतलब मुख्तलिफ़ इन्वायरमेंट्स के रहने वाले लोग हो सकते हैं वहाँ पे जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब कि आपस में जिनका राब्ता हो, ठीक है। और जो बायोस्फीयर होता है उसको आप क्या कह सकते हैं, बायोस्फीयर इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में भी मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ बायोस्फीयर को। उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर लेवल, पूरा आपने बताना है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज, ठीक है, इज नॉन एज बायोस्फीयर। It constitutes all ecosystems, ठीक है, and is also called the zone of life on earth, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी में आपने डिफरेंस करना है। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ये दोनों की दोनों आपके पास ब्रांचेज होती हैं किसकी, बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि सेल बायोलॉजी इज़ द branch of biology in which we study the structure and function of cell, और साथ में क्या कहते हैं, एंड सेल ऑर्गेन्यूल्स, और सेल ऑर्गेन्यूल्स का भी हम स्ट्रक्चर और फंक्शन उसमें स्टडी करते हैं, किसमें, सेल बायोलॉजी में। और उसके अलावा क्या होता है, सेल डिवीजन भी हम सेल बायोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। और हिस्टोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। अब हिस्टोलॉजी का वर्ड जो है, हिस्टो जो है, हिस्टो का वर्ड निकला है हमारे पास टिश्यू से, ठीक है। टिश्यू हिस्टो को अब ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं कि कौन सी लैंग्वेज में, बट हिस्टो का जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है टिश्यू, ठीक है, यानी जो सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। तो उन टिश्यूज़ को हम जब स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप से तो उसको क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। और सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बायोलॉजिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड क्या है और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। मैं आप लोगों को ये भी डिफाइन करती हूँ कि बायोलॉजिकल मेथड वो होता है जिसके अंदर मतलब कि ऐसा साइंटिफिक मेथड, यानी साइंसदानों के, यानी जो साइंटिस्ट होते हैं उनके यूज़ करने वाला एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम बायोलॉजी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो सकता है जो कि किसी ने भी मतलब कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, बिकॉज जो बायोलॉजी है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में होती है, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ऐसा क्वेश्चन जो कि किसी चीज़ को जिसे जो साइंटिस्ट को उलझन में डाल देता है, ठीक है, चाहे वो साइंटिस्ट के दिमाग में खुद आया हो या फिर किसी और ने पूछा हो, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इनकी जगह भी क्वेश्चंस कुछ और आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्पीशी, इसकी जगह आ सकता है व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन गिव एन एग्जांपल, या फिर व्हाट इज कम्युनिटी गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अब व्हाट इज बायोस्फीयर लेवल आया तो इसकी जगह आ सकता है व्हाट इज जैसे कि बाकी लेवल्स हैं, पॉपुलेशन लेवल, व्हाट इज कम्युनिटी लेवल एटसेट्रा, ठीक है। अब अगला था ब्रांचेस के बारे में, दोनों ब्रांचेस में डिफरेंस करना है, कोई और भी ब्रांचेस हो सकते हैं जिनके अंदर हमें डिफरेंस करना हो, ठीक है।
उसके बाद अगला जो फोर्थ है वो था बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में डिफरेंस करें। इसी तरह से आ सकता है हाइपोथेसिस और डिडक्शन में डिफरेंस करें। ठीक है, तो आप लोग ये सब जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और जो इसमें लिखे हुए हैं वो सब प्रिपेयर कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये आप प्रिपेयर कर लेंगे तो 99% पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बायोलॉजी का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ क्विना क्विना विद सिंकोना। ठीक है, क्विना क्विना क्या था। आप लोगों ने पूरी मलेरिया की स्टोरी पढ़ी होगी कि मलेरिया किस तरह फाइंड हुआ और मलेरिया की मीनिंग वगैरह भी पढ़ा था आपने। ठीक है, स्टोरी में आपकी बुक के बायो की बुक के सेकंड चैप्टर में था ये सब कुछ। ठीक है, तो उसमें क्विना क्विना क्या था। क्विना क्विना भी एक ट्री था। ठीक है, उसकी बार्क थी, उसको आप क्विना क्विना कह रहे थे और वो हमारे पास ड्रग उस ये जो क्विना क्विना थी ये आपके पास मलेरिया के लिए इफ़ेक्टिव थी। ठीक है, यानी कि मलेरिया इससे इंसान का बुखार मतलब कि मलेरिया कम हो जाता था या फिर बुखार मलेरिया का जो बुखार था वो ख़त्म हो जाता था। और सिंकोना क्या था। सिंकोना वो बात थी जो बाद में कुछ डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स ने यहाँ पे अमेरिका से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा क्विना क्विनो की बाग्स नहीं ला सकते थे, तो उन्होंने धोखा करने के लिए, डोजिंग करने के लिए सिंकोना की बार का इस्तेमाल किया। सिंकोना भी एक ट्री था। ठीक है, उसकी बार्क यानी कि बार्क का मतलब होता है शाख। ठीक है, शाख कह लें या टहनियाँ कह लें। ठीक है, तो वो उन्होंने यूज़ की थी, वो सिंकोना थी। ठीक है, और सिंकोना जो थी वो ज़्यादा बेटर थी बिकॉज इसके अंदर क्विनीन ड्रग ज़्यादा पाई जा रही थी। क्विनीन क्या होता है, क्विनीन एक ऐसी ड्रग है जो कि बुखार के लिए बहुत ज़्यादा मौसर होती है, इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, तो क्विना क्विना का सिंकोना से यही रिलेशन था। उसके अलावा आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय क्विनीन। ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने अब जहाँ से भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप तकरीबन उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लें। ठीक है, तो वहाँ से आपके पास हो सकता है वो उसी पैराग्राफ में से आपके पास कोई और क्वेश्चन आ जाए इस क्वेश्चन की जगह पे। अब अगला वर्ड है व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये है कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी एक ब्रांच टाइप है। ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल डाटा है आपके पास। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास डाटा निकलता है, ठीक है, उसको एनालाइज करना होता है। तो एनालाइज करने के लिए कंप्यूटेशनल टेक्निक्स निकालता है, वो होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अब ये चीज़ आप लोग कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के बिल्कुल लास्ट पे आपके पास इस टाइप का कुछ था कि मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, इसमें लास्ट आपके पास जो सेंटेंस है वो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। अब मैं इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर देती हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ये कंप्यूटेशनल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की तरफ मतलब आपको रेफर करता है या आपको लेके जाता है या उसकी तरफ लेके जाने के लिए कहता है डाटा, बायोलॉजिकल डाटा की एनालिसिस के लिए। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ मेंट बाय टैक्सा। राइट नेम्स ऑफ एनी टू। टैक्सा क्या होता है। अब टैक्सा वो होता है कि ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा टैक्सोनॉमी में, जैसे कि जो ब्रांचेस थी बायोलॉजी की ब्रांचेस में आप लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा। उसमें क्या था कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, उसको आप टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो जिन ऑर्गेनिजम्स को जिन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है, उनको हम टैक्सा कहते हैं, उन ग्रुप्स को टैक्सा कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा पूछे राइट नेम्स ऑफ एनी टू टैक्सा। किसी दो टैक्सा के नेम बताएं। अब टैक्सा मैंने कहा है किसी भी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आपको ऑर्गेनिजम्स को तकसीम किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अब ह्यूमन को तकसीम किया, ह्यूमन यानी हम ह्यूमन के ग्रुप में हैं। अब जितने भी ह्यूमन्स हैं, ठीक है, वो एक ग्रुप में हैं, मतलब कि बहुत से ह्यूमन्स हों तो हम उनको ह्यूमन कहेंगे, भाई वो ह्यूमन्स हैं। अब उनको हम कोई ऐसे नहीं है कि हमारे पास उनके लिए कोई नेम नहीं है, उनके लिए नेम है और वो क्या है, ह्यूमन। ठीक है, अब 2 नेम्स हैं। अब उसके अलावा पी प्लांट आप कर सकते हैं। पी प्लांट भी एक स्पेसिफिक प्लांट हो गया। ठीक है, अब प्लांट्स था उसके अंदर से आपने एक ग्रुप निकाल दिया पी प्लांट का, तो वो हमारे पास एक टैक्सा है पी प्लांट और एक टैक्सा है ह्यूमन। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस इट। अब बायोनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी शायद डिफाइन किया था एमसीक्यूज के दौरान। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है
ऐसा मेथड जिसके अंदर जो ह्यूमंस हैं, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग, उसको साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं, ठीक है। और अगला है हु वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस, सबसे पहला शख्स कौन था जिसने इसको मुतारिफ करवाया। वो था हमारे पास कैरोलस लीनियस, ठीक है। उसने हमारे पास सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया था किस चीज़ को, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को, ठीक है। और ये स्वेडिश से ताल्लुक़ रखता था, स्वेडिश बायोलॉजिस्ट था हमारे पास कैरोलस लीनियस, ठीक है। ये भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं जहाँ पे टॉपिक स्टार्ट होता है। थर्ड चैप्टर में आप लोग का पास टॉपिक है बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर, ये जहाँ पे स्टार्ट होता है उस पूरे पैराग्राफ को आप रीड करें, उसमें से आपका ये आंसर मिल जाएगा। अगला आपके पास, अब दोबारा से देखिए स्टूडेंट्स, इसके पैटर्न में मैंने आप लोगों को समझा दिया, आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रेडी कर लेने हैं, ठीक है। बिकॉज 99.9% पेपर आप लोगों का इसी में से आने वाला है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये था, क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में, कि आप लोगों ने कोई से भी 5 क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ओनली 10 नंबर बने, जबकि टोटल नंबर कितने हैं, 48 नंबर्स हैं। 10 नंबर्स बन गए। उसके बाद आपके पास अगला दोबारा फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस, कोई से भी 5 क्वेश्चंस के आप शॉर्ट आंसर्स दें। अब आपके पास यहाँ पे भी 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपने उसमें से ओनली 5 के आंसर्स देने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को करवाता सारे रही हूँ, बट आपके पास चॉइस है, आप लोगों ने ओनली 5 के आंसर देने हैं। आप लोग 5 के आंसर देंगे और आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 8 आंसर्स देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप लोग जितने उन्होंने कहा है उतने ही आप लोग सॉल्व करने, उतने ही आप लोग को उतने ही नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे, 8 आपको आते हैं तो 8 के 8 सॉल्व करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं दिए जा सकते। फर्स्ट है यहाँ पे राइट 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई की 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बतानी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में किंगडम पढ़ा होगा, ठीक है। 5 किंगडम्स पढ़े होंगे। 5 किंगडम्स में आप लोगों के पास थर्ड नंबर पे आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है वो पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने करना है। उसके अंदर तीनों प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि वो किस तरह इंटरप्रीट करते हैं, ठीक है, और वो किस तरह के होते हैं और कहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है राइट द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, यह आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बताया गया है लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू द अदर, ठीक है। तो आप लोगों को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है कि वो लिपिड की सिंथेसिस करता है, लिपिड की करता है मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, और साथ में क्या करता है जो मटेरियल्स होते हैं सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, उनमें से एक सेल के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं एक जगह पे मौजूद है तो वो वहाँ से कलेक्ट करके दूसरी जगह पे पहुँचाएगा, ठीक है। अब अगला है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एपिडर्मल टिश्यू इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर एपिडर्मल टिश्यू का क्या रोल होता है, ठीक है। इसका छोटा सा आंसर आप ये लिख सकते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। बट प्रॉपरली आंसर आप लोग को बताया गया चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। पूरा टॉपिक है एपिडर्मल टिश्यू का, तो उसमें से आप लोग कर सकते हैं एपिडर्मल टिश्यू का। वैसे मैं आप लोग को बता देती हूँ एपिडर्मल टिश्यू का काम ऐसे तो सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। रूट्स में वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन का भी काम करते हैं, और इनके स्टेम वगैरह में भी मतलब वो काफ़ी काम करते हैं, उनको एवेपोरेशन से महफूज रखते हैं, ठीक है। भाई एवेपोरेशन ना हो लीव्स के अंदर, ये भी इनका प्रोसेस होता है, इनका मतलब कि फंक्शन होता है एपिडर्मल टिश्यू का प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अगला है जैसे यहाँ पे आया एपिडर्मल टिश्यू का क्या रोल है प्लांट के अंदर, ठीक है। कुछ और भी आ सकता है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा क्या क्या रोल है, या और भी मतलब कि बहुत से आपके चैप्टर नंबर 4 में बताए गए हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के पार्ट्स बताए गए, उसमें टिश्यूज़ बताए गए, तो उन सब टिश्यूज़ को आप लोग प्रिपेयर कर लें। जैसे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ फ्लोएम टिश्यू इन प्लांट, एटसेट्रा सारा कुछ आ सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है, आप लोग उसमें से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में आप लोगों ने डिफर करना है, यानी उसमें आपने फ़र्क करना है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सेल जो होता है वो अपने अंदर बल्कि मटेरियल को, यानी कि अब बाहर उसके बल्कि मटेरियल मौजूद है तो वह सेल को अपने अंदर करेगा, ठीक है। यानी सेल ने अपने बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी कहने सेल की जो बॉडी है उसने अपने अंदर
वो चीज़ डालनी है जो कि सेल की बॉडी के बाहर मौजूद है। तो वो क्या करेगा, अपने आप को मतलब कि सेल क्या कहते हैं, अब ये तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं कि एंडोसाइटोसिस में क्या होता है। सेल अपने अंदर उस चीज़ को खुद डालता है, ठीक है, अपनी शेप बदलता है, उस चीज़ के गिर्द मतलब कि उस चीज़ के राउंड बनाता है और उसके बाद फिर अब खुद को इतना फैला लेता है, फाड़ के अपने अंदर वो डाल लेता है उस चीज़ को देना, यानी कि एंडोसाइटोसिस द प्रोसेस इंसर्ट बल्कि मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग, ठीक है। अगला है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस में सेल क्या करता है, अपने अंदर से जो चीज़ होती है उसको एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट मतलब के खारिज कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। जिस तरह से वो डालता है वो इनफोल्डिंग के प्रोसेस से डालता है, बट वो निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद एक्सोसाइटोसिस के में ये होता है कि वो निकाल देता है अपने अंदर से चीज़ को। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेक्रोसिस, राइट डाउन इट्स टू कॉजेज। नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस इज द एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल, ठीक है। सेल की एक्सीडेंटल डेथ होती है नेक्रोसिस में, ये तो भी आप लोगों ने एमसीक्यूज में भी पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा इसकी 2 कॉजेज़ बतानी है। अब नेक्रोसिस की कॉजेज़ क्या होती हैं, इंजरी की वजह से हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, ठीक है, या कैंसर टाइप की वजह से, मतलब कैंसर की वजह से हो जाता है। इस टाइप की चीज़ों की वजह से एक्सीडेंटल डेथ होती है सेल की। और एक्सीडेंटल डेथ कब होती है सेल की, नेक्रोसिस के प्रोसेस में होती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अब नेक्रोसिस की जगह एपोप्टोसिस भी आ सकता है, ठीक है। तो एपोप्टोसिस को भी आपने डिफाइन करना होगा कि एपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, ठीक है। ये तो एक्सीडेंटल डेथ सेल डेथ होती है नेक्रोसिस, बट जो हमारे पास एपोप्टोसिस होती है, एपोप्टोसिस में क्या होता है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। सेल श्रिंक होता है, उसके अंदर से ऑर्गेनेल्स आउट होते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब सारा प्रोसीजर जो होता है वो आप लोगों ने रेडी करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेंट बाय फाग्मोप्लास्ट। फाग्मोप्लास्ट क्या होता है, फाग्मोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क होती है, ठीक है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा होगा। साइटोकाइनेसिस के दौरान ये प्रोसेस होता है कि बहुत से जो गोल्गी अपैरेटस होते हैं, जो वेजिकल्स होते हैं जो कि गोल्गी अपैरेटस में पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं कि वो सेल के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं और वहाँ पे वो फ्यूज़ होते हैं और क्या कहते हैं, फ्यूज़ होके एक मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क, यानी कि जो साइड से मेम्ब्रेन, जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर जो मौजूद हो डिस्क, ऐसी डिस्क बना लेते हैं और फिर वो फैलती है, तो वो सेल प्लेट कहलाती है या फिर वो फ्राग्मोप्लास्ट कहलाती है। उसके बाद अगला वर्ड है डिफाइन माइटोसिस, इन विच सेल्स डज इट ओकर। यानी कि माइटोसिस क्या है और कौन से सेल्स में ये माइटोसिस ओकर होती है। तो माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल into 2 daughter cells with the same number of chromosomes as in the parent cell। यानी कि माइटोसिस सेल की वो डिवीजन होती है जिसके अंदर जो सेल अपने अपने जैसे 2 सेल्स पैदा करता है, अपने मतलब कि अपने आप को 2 हिस्सों में 2 सेल्स में बदल लेता है और बिल्कुल सेल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट सेल की। और साथ में क्या होता है, जो हमारे पास सेल प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जितने क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में पहले पाए जा रहे थे, ठीक है। तो वो हमारे पास माइटोसिस होती है। अब वो पूछ रहे हैं कि माइटोसिस ओकर कहाँ होती है। माइटोसिस ओकर होती है सोमैटिक सेल्स में, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स अंडरगोज माइटोसिस, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहाँ पे माइटोसिस की डेफिनेशन है वहीं पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये आप लोग ब्लॉक में है तो ब्लॉक में आप लोग रीड कर लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके अलावा माइटोसिस की जगह यहाँ मियोसिस आ सकता है, तो फिर डिफाइन मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस इज अ प्रोसेस इन विच a cell produces 4 daughter cells, ठीक है, each with half the number of chromosomes as in the parent cell। और where does the meiosis occurs, अगर यहाँ पे meiosis आए तो meiosis कहाँ occur होती है, meiosis occur होती है germline cells में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय रीजनरेशन, गिव एग्जांपल। अब रीजनरेशन से क्या मुराद है और आप एग्जांपल दें। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में आप लोगों ने पढ़ी होगी रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है कि मतलब कोई भी बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट्स को खुद बना लेते हैं। मतलब अगर एग्जांपल भी आप लोगों की बुक में दी गई है सी स्टार, ठीक है। सी स्टार क्या है, सी स्टार एक मतलब फिश होती है, इसको हम कह लेते हैं अक्सर स्टार फिश भी कहते हैं। तो वो जो होती है फिश होती है, वो उसकी अगर उसकी अब आप लोगों को पता है स्टार की 5 आर्म्स होती है, तो जो सी स्टार होगा उसकी भी 5 आर्म्स होगी। 5 आर्म्स होती हैं, तो उसमें जब भी उसकी कोई एक आर्म टूट जाती है, ठीक है, तो
उसकी खुद ब खुद वो जनरेट हो जाती है यानी कि दोबारा से खुद ब खुद बनती है। और ये प्रोसेस हमारे पास किससे होता है, माइटोसिस से। तो आपने इसको प्रॉपर डिफाइन करना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय रीजनरेशन का मतलब क्या है कि सेल का अपनी बॉडी को खुद रीजनरेट कर लेना, खुद बना लेना, ठीक है, वो रीजनरेशन होती है। और एग्जांपल देनी है कि फॉर एग्जांपल अ सी स्टार कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट आर्म, मतलब कि अपनी खोई हुई आर्म को जो सी स्टार होता है वो खुद रीजनरेट कर सकता है, बना सकता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है फिर से। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आया, फिर 3 आया और फिर 4 आया, वो सेम क्वेश्चन हैं। राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चन, कोई से भी 5 क्वेश्चन को आपने शॉर्ट आंसर्स देनी है, ठीक है। तो ये सब के सब सेम क्वेश्चन आते हैं, तीनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें 8 क्वेश्चन दिए होते हैं और उनमें से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन, कोई से भी 5 क्वेश्चन के आपने शॉर्ट आंसर देने हैं इसमें भी। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स के यूजेस क्या है। एंजाइम्स के यूजेस आप लोगों ने पढ़े हैं, फूड इंडस्ट्री है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में एंजाइम्स की यूज़ होता है, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट में एंजाइम्स यूज़ होते हैं, और साथ में किस में आपने पढ़े थे, पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे नेम भी लिख लें, वैसे तो वो भी काफ़ी होगा, बट आप नेम्स के साथ उनको डिफाइन भी कर दें कि किस तरह से यूजेस होते हैं एंजाइम्स के, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल आप लोगों ने पढ़ा है, चैप्टर नंबर 6 के एंड में है, ठीक है। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है, लॉक एंड की मॉडल सबसे पहले बनाया किसने, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। एम एल फिशर एक जर्मन केमिस्ट है, ठीक है, जर्मन केमिस्ट था, उसने ये बनाया था लॉक एंड की मॉडल। इसने इस मॉडल में क्या होता था कि जो सेल का सबस्ट्रेट है और साथ में मतलब एक्टिव सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइड है वो खुद ब खुद, और जो एंजाइम है उन दोनों की स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है, उसके मुताबिक वो खुद ब खुद फिट हो जा मतलब कि शेप ही ऐसी होती थी कि वो स्पेसिफिक शेप्स होती थी कि वो आपस में फिट हो सकती थी। तो ये आ सकता है, ठीक है। इसकी जगह आप लोग आप लोग ये भी रेडी करना है और साथ में इंड्यूस्ड फिट भी मॉडल ऑफ इंजाइम भी रेडी कर लें, बिकॉज वो भी आ सकते हैं। बिकॉज उसमें क्या होता है कि सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता वो, और वो किसने बनाया था, डैनियल कोर्सलैंड ने बताया था, मुतारिफ करवाया था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और उसमें क्या होता है कि सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो अपने आप को खुद बदलता है। कब बदलता है, अपनी शेप को खुद बदल लेता है उस लिहाज से जिस लिहाज से उसने काम करना होता है, ठीक है। जिस तरह के उसके पास सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम खुद अपनी शेप को बदल लेता है सबस्ट्रेट के मुताबिक। इंड्यूस फिट मॉडल में ये बताया गया था। अच्छा, उसके बाद है वाई एक्टिवेशन एनर्जी इज नेसेसरी। एक्टिवेशन एनर्जी सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, टू स्टार्ट अ रिएक्शन, या कुछ भी स्टार्ट करने के लिए हमें जो सबसे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों ने कुछ भी करना हो, ठीक है, आप लोगों ने अपना होमवर्क ही करना हो, तो उसमें आप लोगों को सबसे पहले थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी काम स्टार्ट करने के लिए। काम स्टार्ट करने के लिए अगर आप लोग काम स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद तो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, यानी कि खुद को एक्टिवेशन एनर्जी को आप इस तरह याद कर सकते हैं, खुद को एक्टिव करने वाली एनर्जी कि सबसे पहले हम खुद को एक्टिव करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने होमवर्क करना है, जब तक आप लोग अपनी नोटबुक उठा के होमवर्क को एक लफ्ज़ मतलब कि एक लफ्ज़ लिख लेंगे ना, एक वर्ड लिख लेंगे, तो आप लोग एक्टिव हो जाएंगे, आप लोगों का दिल कर जाएगा होमवर्क करने का। बट अगर आप लोग होमवर्क के लिए अभी बुक उठाएंगे ही नहीं, एक्टिव होंगे नहीं, तो आप लोग होमवर्क कर ही नहीं सकेंगे। आप लोग नोटबुक उठाएंगे, अपना एक आध वर्ड लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे, तो आप लोगों का दिल करेगा लिखने का। तो आप लोग मतलब कि वो एनर्जी है जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, ठीक है, अपना काम स्टार्ट करने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो डिफाइन ग्लाइकोलाइसिस, वेयर डज प्रोसेस ऑकर, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक जो होता है जिसके अंदर जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है और उनको फिर ग्लूकोज, उस मॉलिक्यूल को फिर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं कहते हैं, बल्कि कौन सा मॉलिक्यूल कहते हैं, पायरोविक एसिड कहते हैं, ठीक है, पायरोविक एसिड, ठीक है। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो जब हाफ में डिवाइड हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं रहता, बिकॉज वो जब पूरा था तो वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था। अब वो मॉलिक्यूल 2
मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गया है, तो 2 मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होते हैं वो पायरोविक एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और ये वाला प्रोसेस अब वो कह रहे हैं कि किस में होगा, इस प्रोसेस को जो होता है ना, एक ग्लूकोज का ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाना और पायरोविक एसिड कहलाना, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस का वो पूछ रहे हैं वेयर डज प्रोसेस ओकर। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, मतलब कि एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो सेल के अंदर पाया जा रहा होता है, और उसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक कर दिया जाता है और फिर यानी वो पायरोविक एसिड में चेंज कर दिया जाता है उसको, ठीक है। अब अगला जो है वो क्वेश्चन है, राइट 2 डिफरेंसेस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमने 2 डिफरेंसेस करने हैं। तो इसमें डिफरेंस आप लोग यूँ कर सकते हैं, आप लोग 7 चैप्टर में आप लोगों को एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन पढ़ाया गया है, ठीक है। तो उसमें आप लोग लास्ट अपना बिल्कुल चैप्टर का जो लास्ट पेज है वो खोलें, तो उसमें एक टेबल बना होगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को ये डिस्क्राइब किया हुआ है सारा कुछ, कि अब यहाँ पे अब वो पूछ क्या रहे हैं कि 2 डिफरेंसेस बताएं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन में। तो फिर एरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, आप ये लिख सकते हैं। उसके अलावा आप दूसरा डिफरेंस ये लिख सकते हैं कि एरोबिक रिस्पिरेशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन में बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O मीन्स के वाटर, ठीक है। एरोबिक रिस्पिरेशन में बनते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है, लैक्टिक एसिड या फिर इथानॉल, ये दोनों इन दोनों में से कोई एक चीज़ बनती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो साथ लाजमी बनती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथानॉल और लैक्टिक एसिड, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें 2 डिफरेंसेस कर सकते हैं। अब कुछ डिफरेंस में कुछ और भी कर सकते हैं, 3 डिफरेंसेस आ जाए तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसमें कौन सी नेट प्रॉफिट के तौर पे कौन से कितने नंबर ATP की कितनी तादाद यूज़ हो रही है, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ATP जो यूज़ हो रहे होते हैं वो 36 होते हैं, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 ATP यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद अगला है आप लोगों के पास क्वेश्चन, व्हाट आर लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देनी है आप लोगों ने कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं। अब एक तो इसके अंदर होता है, तो वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में लिमिटिंग फैक्टर्स बताएं और एक एग्जांपल और गिव एग्जांपल्स भी दें, ठीक है। तो लिमिटिंग फैक्टर्स आप फोटोसिंथेसिस के दे सकते हैं चैप्टर नंबर 7 में से। चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों के पास लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस का टॉपिक होगा, ठीक है। अब लिमिटिंग फैक्टर्स क्या क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस में, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो है इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर, यानी कि लाइट इंटेंसिटी यानी कि रोशनी की शिद्दत और टेम्परेचर का असर, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है। और साथ में किसका इफेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिल रही है उसका। अब साथ में वो कह रहे हैं एग्जांपल्स भी दें, मतलब कि गिव एग्जांपल्स भी दें आप लोग इसकी। अब इसकी एग्जांपल्स आप कुछ इस तरह दे सकते हैं कि आप लोग ये डिफाइन करते हैं कि जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है तो फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाता है, और साथ में क्या है, जब लाइट इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है यानी कि जब रोशनी कम हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस भी कम होती है। और साथ में आप ये आपने इफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी का दे दिया, ऐसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का दे दें, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज, व्हेन द टेम्परेचर डिक्रीजेज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज। उसके अलावा अगला है, मैंने आप लोगों को बताया था effect of carbon dioxide concentration. So when the carbon dioxide concentration is increased, the process of photosynthesis also increases, and when the carbon dioxide concentration decreases, the photosynthesis also the rate of photosynthesis also decreases. तो आप लोग इस तरह से एग्जांपल्स भी दे सकते हैं लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद अगला जो है 7th वो है व्हाट आर द फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की फूड सोर्सेज कौन कौन सी हैं। प्रोटीन्स की फूड सोर्सेज है मीट है, ठीक है, यानी कि गोश्त, एग्स हैं, उसके अलावा योगर्ट है प्रोटीन की उसमें, और इतना भी लिखते हैं तो काफ़ी होगा, ठीक है, 3-4 मतलब आप लोग वहाँ से देख लें प्रोटीन्स वाले आपके टॉपिक के अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है।
उसके बाद अगला है राइट टू फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के होते ही टू फंक्शंस हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के कितने फंक्शंस होते हैं? ओनली टू। और वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर पाया जाता है, ठीक है, डाइजेशन के टाइम पे, डाइजेशन जब हो रही होती है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करते हैं? वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके अलावा एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर एक्स्ट्रा वाटर को। और साथ में इसका दूसरा काम होता है डेफिकेशन। डेफिकेशन यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फूड, ठीक है। जब डाइजेशन हो जाती है तो आपकी फूड की एलिमिनेशन होती है एनएस के थ्रू, और ये काम भी लार्ज इंटेस्टाइन ही की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारे एंड हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं है। 10 नंबर्स एक क्वेश्चन के, 10 नंबर दूसरे क्वेश्चन के और 10 नंबर तीसरे क्वेश्चन के, यानी कि 30 नंबर्स यहाँ पे बचा है। इसके अलावा 48 नंबर्स यहाँ पे बताया गया था टोटल, तो 48 नंबर्स आपके पास टोटल है। तो उसमें से अभी 18 नंबर्स तो बाकी हैं। 18 नंबर्स होते हैं आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के। ये आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे पार्ट 2 है, ठीक है। और ऊपर क्वेश्चन दिया गया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ठीक है। आपने कोई से भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 5, 6 और 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आप लोगों को हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट्स हैं, आपने अटेम्प्ट दोनों पार्ट्स करने हैं। बट वो कह रहे हैं कि 5, 6 और 7 इन तीनों में से आपने कोई एक क्वेश्चन चूज़ कर लेना है कि जिसके आप पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे दोनों, ठीक है। पार्ट्स अटेम्प्ट तो आप दोनों ही पार्ट्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बताया गया है ए पार्ट है डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। अब लाइफ के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ा होगा एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, देन मॉलिक्यूलर लेवल, देन आगे था सेल्स एंड ऑर्गेनील्स लेवल, ऑर्गेनील्स एंड सेल लेवल, फिर टिश्यू लेवल, फिर मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल, बायोस्फीयर लेवल। मतलब आपने जितने लेवल्स पढ़े थे, 9 लेवल्स पढ़े थे आई थिंक। तो आप लोगों ने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ 9 लेवल्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के, एक लाइफ के। और वो 9 लेवल्स को आपने डिस्क्राइब करना लॉन्ग में। और एक बात और आप लोग ध्यान में रखें, यहाँ पे ऊपर बताया गया 9 × 2 = 18। तो मतलब कि उन्होंने कहा 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है कोई से भी। अब 5, 6 और 7 है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहती हूँ, या फिर मैं अगर पेपर सॉल्व कर रही हूँ तो मैं 5 और 6 क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ, बिकॉज मुझे ये ईजी लगता है। इनके दोनों पार्ट्स ईजी लगते हैं मुझे, ये 4 पार्ट्स। तो मैं 5 और 6 क्वेश्चन चूज़ कर लेती हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, अब 5 क्वेश्चन के 9 नंबर हैं और 6 क्वेश्चन के भी 9 नंबर है, बट 5 क्वेश्चन के एक पार्ट के 9 के हाफ नंबर, यानी 4.5 नंबर एक पार्ट के हैं और 4.5 नंबर एक पार्ट के हैं। फिर 4.5 नंबर एक पार्ट के और 4.5 नंबर 8 पार्ट के हैं। मतलब कि मैं 4.5 नंबर्स के लिहाज से ही क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। इतना लेंथी नहीं लेकर जाना आप लोगों ने क्वेश्चन को कि 4.5 नंबर से ज़्यादा, मतलब कि आपको मिलेंगे तो 4.5 नंबर ही, जितना मर्जी आप लेंथी ले जाएं, ठीक है। बट आप कोशिश करें कि इतना लॉन्ग करें क्वेश्चन के आप लोगों को 4.5 नंबर बंदा दे सके, ठीक है। तो अब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, ज़रूरी नहीं कि जितना जितना बुक में डिफ़ाइन किया गया वो सारा का सारा डिफ़ाइन करें आप अटोमिक सब एटॉमिक लेवल में। बल्कि एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल अब मैं आप लोगों को यहाँ पे खुद भी बता देती हूँ कि किस तरह से आप सॉल्व करें। अब यहाँ पे मैं बुक सामने लेके आती हूँ। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ठीक है। आपने ये इतना डिफाइन हुआ हुआ है, नेक्स्ट पेज पे बाकी डिफाइन हुआ हुआ है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, जो आप लोगों ने लास्ट पेज पे देखा और ये जो आप अब देख रहे हैं इतना ही है, ठीक है। तो ये वाला तो आप फुल कर लें, बिकॉज इसमें सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इतना मतलब लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है नीचे आता है मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल में आप लोग कर लें, इसको शॉर्ट कर लें, जस्ट बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग कर लें माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इतना काफ़ी होगा, बिकॉज आप लोग थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब करें, बिकॉज आप लोगों को 4.5 नंबर्स ओनली मिलेंगे इतना लंबा लेंथी डिस्क्राइब करने के बाद भी। उसके बाद आता है ऑर्गेनील एंड सेल लेवल, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करें, ये आपके पास सेल की डेफिनेशन है, ये भी कर लें और यहाँ तक कर लें, इनफ होगा, ठीक है। नीचे वाला ये करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसमें से भी आप लोग वो मतलब कि
वो कुछ करें, जस्ट यहाँ तक कर लें, प्रोटीन सिंथेसिस तक का आप लोगों का बन जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस तक आप लोगों की काफ़ी होगी, ऑर्गेनील की डेफिनेशन भी आ जाएगी और सेल की भी डेफिनेशन आ जाएगी बीच में, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा, अब प्रोटीन सिंथेसिस तक कर रहे हैं, उसके बाद बाकी सारा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोगों को कहा जा रहा है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ के तमाम ऑर्गेनाइजेशन लेवल लिखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो है ये आप लोगों ने पूरा डिस्क्राइब करना होगा। तो इसमें आप लोग क्या करें, पूरा ही कर लें या तो यहाँ तक कर लें, वो भी इनफ होगा, बल्कि पूरा कर लें ये वाला, तो शॉर्ट या इतना लेंथी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है। इसमें आप लोग क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों की ऑर्गन की डेफिनेशन बन रही है, ये कर लें। उसके बाद यहाँ से लेके एग्जाम्पल कर लें आप लोग, सारी करना चाहते हैं तो सारी कर लें, और हाँ सारी कर लें। एग्जाम्पल है छोटी सी, ठीक है। आप लोग इसको मतलब कि थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पूरी भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप लोग इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके ऑर्गन तक करेंगे, ऑर्गन की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ये कर लें, या फिर अब यहाँ से लेके यहाँ तक कर लें, पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिर्फ ऑर्गन है। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा बताया गया है। ऑर्गन सिस्टम में आप लोग क्या करें, यहाँ से लेके ये करने की ज़रूरत है, बल्कि डिफरेंट से लेके करें आप लोग, पूरा कर लें, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ नेक्स्ट लेवल। अब ये है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में आप लोग क्या करें, डिफरेंट से लेके करें ऑर्गेनिज्म तक, ठीक है। ये आप लोगों के पास आ जाएगा इंडिविजुअल लेवल की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करें, एग्जांपल कर लें, व्हेन अ मैन से लेके हार्ट बीट तक, इतनी काफ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन लेवल में भी आप लोग क्या करें, सिर्फ पॉपुलेशन की डेफिनेशन करें, ठीक है। और ये बाकी सब तो बिल्कुल फजूल है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेके बायोलॉजिस्ट से लेके कर लें सेम टाइम तक, इतनी इनफ होगी, ठीक है। और कम्युनिटी लेवल में आप लोग क्या करें, कम्युनिटी लेवल में आप लोग जस्ट कम्युनिटी की डेफिनेशन करें, यहाँ से लेके कम्युनिटी से लेके एनिमल स्पीशीज़ तक कर लें, बाकी सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है, फॉर एग्जांपल के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़, तो आप लोग कर सकते हैं कि अब कम्युनिटीज़ की दो टाइप्स होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ और साथ में कौन सी, सिंपल कम्युनिटीज़। तो ये आप लोगों ने तब डिफ़ाइन करनी होगी। बायोस्फीयर लेवल तो है ही छोटा सा, ये आपका पास 9th लेवल है, ये आप लोगों ने पूरा करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग देख लें तो बुक के अंदर ही 4 पेजेस पे आ रहा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट आप लोग जब राइट करेंगे हैंड राइटिंग में वो और ज़्यादा पेजेस, मतलब कि हैंड राइटिंग में और ज़्यादा पेजेस आप लोगों के लग सकते हैं। इसलिए बेटर है कि जो जिस तरह मैंने शॉर्टली डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताया, आप उस तरह से इसको करें, ठीक है। उसके बाद है आपके पास डिस्क्राइब द डिफरेंस, बी पार्ट है इसको, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें आप लोग टेबल कर लें जो आप लोगों की बुक में बना हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में आई थिंक सो बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से टेबल कर लें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब इसको भी आपने इतना पूरा टेबल कर रहे हैं, वो 4.5 नंबर का ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्क्राइब द एम्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एम्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ये भी मैं आप लोगों को बुक से दिखा देती हूँ। तो ये एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एम्स एंड रूल्स मींस के एक ही बात है, ठीक है। एम्स एंड रूल्स डिस्क्राइब करने थे, ये तो है, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करना होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को समझा भी देती हूँ कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच चीज़ होता है, इसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन और उसके बाद सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन, और उसके बाद जस्ट 2 एम्स हैं, ये आप लोगों ने बताने होंगे। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके 4.5 नंबर आप लोगों को ईजिली मिल जाएंगे। ये एम्स हैं और रूल्स भी। एम्स मीन के मकसद क्या था और रूल्स क्या होते हैं, असूल क्या थे, प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स में भी आप लोग यही लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन दी समरी ऑफ लाइट रिएक्शंस, ठीक है। लाइट रिएक्शन की समरी आप लोगों ने लिखनी है, ये भी चैप्टर नंबर 7 में, ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और समझा भी देती हूँ।
तो स्टूडेंट्स ये है लाइट रिएक्शंस की समरी, ठीक है। द समरी ऑफ द इवेंट्स ऑफ लाइट रिएक्शन इज एज फॉलोज, यानी कि लाइट रिएक्शंस के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब की समरी नीचे दी गई है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व लाइट, ठीक है। अब दिन की रोशनी में क्लोरोफिल्स काम करते हैं। क्लोरोफिल्स क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर पाया जा रहा होता है एक प्लांट के, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करता है कि क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, उनके एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते हैं। क्लोरोफिल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके एनर्जी लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और साथ में क्या होता है? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे होते हैं वो एमिट होना शुरू हो जाते हैं, यानी खारिज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स खारिज होना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल आए क्लोरोफिल से, और साथ में क्या हुआ? क्लोरोफिल के अंदर एनर्जी लेवल जो था वो इंक्रीज हो गया। सेकंड पॉइंट पे है इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी, ठीक है। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, एमिट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरते हैं, और फिर क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस हो जाता है। एटीपी क्या है? सेल्स की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है लाइट आल्सो ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। लाइट क्या करती है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, यानी कि जो लीफ के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे होते हैं, ठीक है, उनको ब्रेक कर देती है लाइट। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन उसमें से रिलीज होती है। द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरोफिल एंड बिकम्स आयन। अब आप लोगों को पता है वाटर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, सॉरी। तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, और साथ में जो हाइड्रोजन के एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं क्लोरोफिल को, ठीक है। और ख़ुद क्या बन जाते हैं? जब कोई भी चीज़ अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरी चीज़ को दे देते हैं, वो खुद पीछे क्या बच जाता है? एक आयन बच जाता है, ठीक है। तो वो आयन बन जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी बन जाने के बाद जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो और हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन एटम तो ख़त्म हो चुका होता है, हाइड्रोजन के आयंस बचे होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? आर यूज टू द फॉर द रिडक्शन ऑफ NAD पॉजिटिव। NAD पॉजिटिव प्रेजेंट होता है एक लीफ के अंदर, ठीक है। उसको क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है NADPH में। क्या चीज़? ATP और साथ में हाइड्रोजन के आयंस, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट रिएक्शन की समरी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। स्टूडेंट्स, ये लाइट रिएक्शन की समरी की डायग्राम है, ये आप लोगों ने साथ में बनानी होगी, तभी आप लोगों के 4.5 नंबर पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के वैसे तो 4.5 नंबर दूसरी तरह पूरे हो जाएंगे, बट क्योंकि जो इसका हमने फर्स्ट पार्ट किया है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आप लोगों का बहुत छोटा सा था, इसलिए आप साथ में ये वाला भी कर लें, डायग्राम भी बना लें, ताकि इसी पार्ट में से आपसे कोई ज़्यादा मतलब पार्ट बी में से ज़्यादा नंबर मिल जाए, ताकि पार्ट ए भी बीच में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिफाइन रिस्पायरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, ठीक है। रिस्पायरेशन को आपने डिफाइन करना है, चैप्टर नंबर 7 में ही प्रेजेंट है ये भी, और इसकी टाइप्स बयान करनी है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ही बुक से डिफाइन कर लेना। उसके बाद है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 में पाया जा रहा है, आप लोग वहाँ से फाइंड आउट करें और इसको लिख लें। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स में आप फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, और यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को आप लोग डिफाइन करें, और फिर उसको यूँ उसकी इंपॉर्टेंस को भी लिख दें एंड में, ठीक है। और इंपॉर्टेंस लिख देंगे तो आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4.5 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। इस तरह से आप लोग यहाँ से नंबर्स ले सकते हैं 18। उसके अलावा मैं सबसे लास्ट में बता रही हूँ, बट बताना पहले भी चाहिए था, प्रेजेंटेशन क्या होता है? आप लोग अच्छी प्रेजेंटेशन देंगे तो जो आपका एग्जामिनर है वो आप लोगों को अच्छे मार्क्स दे सकता है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट उसने पेपर में कुछ मतलब के पेपर में जो कुछ भी लिखा खुद से लिखा है, उसको कुछ आता नहीं था, ठीक है। तो उसने उसकी राइटिंग जो खूबसूरत है उसकी वजह से उसको ज़्यादा नहीं तो होल 60 नंबर में से 2 to 3 नंबर्स उसको राइटिंग के ही मिल सकते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन इतनी खूबसूरत है तो प्रेजेंटेशन के नंबर्स मिल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नंबर्स ले सकते हैं अगर आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लें। तो आई होप कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी और बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को वीडियो, और अच्छे से समझ आई होगी उन क्वेश्चंस की, और पता चल गया होगा कि कौन कौन से और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और मेरे चैनल को अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।